जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोग का YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती स्टेट फर्स्ट कक्षा 9 से 10 तक के सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। सामाजिक विज्ञान यानी कि SST। अब इस सामाजिक विज्ञान विषय या SST के तहत देखिए, इस SST के तहत कुल 4 विषय होंगे, है ना। ये हिस्ट्री होगा, फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। अब ये चारों विषयों का जो है कि अध्ययन करना होगा और इन्हीं चारों विषयों से प्रश्न पूछे जाने हैं और कुल प्रश्न कितने होंगे? 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न 100 नंबर का होगा। आइए देखते हैं। हाँ, एक ज़रूरी बात ये जान लीजिए आप लोग कि जब भी पढ़ने की तैयारी करिएगा तो NCERT के बुक से ही पढ़िएगा। ये सभी NCERT का ही जो है कि दिया हुआ है। अब जैसे इतिहास पढ़ना है तो इतिहास भारत का भी है और विश्व का भी है, लेकिन जब आप NCERT का अध्ययन करेंगे तो उसमें भारत और विश्व दोनों दिया होगा। तो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के NCERT का इतिहास का पुस्तक, भूगोल का, इकोनॉमिक्स का और पॉलिटिकल साइंस का होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन यहाँ से आपका पाठ्यक्रम का प्रारंभ हो रहा है। पहला है भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोजों का परिणाम, यानी कि भौगोलिक खोज और उनका परिणाम क्या था। ये इतिहास से संबंधित है। फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फिर फ्रांस की क्रांति है, नाजीवाद एवं हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध, फिर आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद, आदिवासी समाज में उपनिवेशवाद के विरुद्ध गोलबंदी, बिरसा मुंडा, चुआड़, तिरका मांझी, बसरा आदि, है ना। तो ये आपका यहाँ से पढ़ना है। बिरसा मुंडा, चुआड़ है, तिरका मांझी है, फिर बसुरा आदि। फिर उसके बाद है कृषि और खेतीहर समाज, वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, संदर्भ बिहार, केला, गन्ना, गेहूं, लीची, संयुक्त राज्य अमेरिका, गेहूं, कपास, है ना। तो कृषि और खेतीहर समाज, वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, और भी किसके संदर्भ में पढ़ना है? बिहार के संदर्भ में पढ़ना है ना। तो अब इसके लिए क्या चाहिए? देखिए, अब आप लोग के लिए अब 2 किताब की आवश्यकता होगी। एक तो पहला किताब मैंने बताया था NCERT होना चाहिए, है ना, और दूसरा SCERT होना चाहिए। SCERT यानी कि ये बिहार से संबंधित होगा। जैसे आप लोग यदि यूपी के हैं तो जैसे यूपी में माध्यमिक विद्यालय की किताबें आती हैं, जो परिषदीय किताबें होती हैं, है ना। तो उसी प्रकार से बिहार में भी ये किताबें आती हैं। तो ये बिहार के संदर्भ में केला, गन्ना, गेहूँ, लीची, संयुक्त राज्य अमेरिका, गेहूँ और कपास। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का गेहूं और कपास पढ़ना, यानी कि गेहूं की पेटी और कपास की पेटी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब उसके बाद है ये राष्ट्रसंघ, और फिर राष्ट्रसंघ का प्रयास, राष्ट्रसंघ की विफलता, संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना। तो राष्ट्रसंघ कब बना, उसका प्रयास कैसा रहा, और राष्ट्रसंघ की विफलता का क्या कारण था, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, और संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या कार्य है, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद है यूरोप में राष्ट्रवाद, 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, मेजिनी आदि का विचार, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस आदि के आंदोलनों की सामान्य विशेषताएं हैं। अब इसके बाद देखिए क्या है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समाजवाद एवं साम्यवाद, 1917 के वाल्शेविक क्रांति,
फिर उसके बाद है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, फ्रांसीसियों के विरुद्ध क्रमिक संघर्ष, फान दिन, फिर फांग फांग, बोईचार, नाग नागू एनकस क्यू, द्वितीय विश्व युद्ध और मुक्ति संघर्ष, अमेरिका और द्वितीय विश्व युद्ध। फिर भारत में राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत से अंतर संबंध। फिर खिलाफत आंदोलन दिया है, देखिए भारत के संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ पर खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या थे। फिर किसान, मजदूर और जनजातियों का विद्रोह। जनजातियों का विद्रोह का मतलब जैसे कि बिरसा मुंडा थे, है ना, ये लोग जनजाति थे, इन्होंने विद्रोह किया था। फिर उसके बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियाँ। अब इसके बाद यहाँ से देखिए अर्थशास्त्र की शुरुआत हो गई। अर्थव्यवस्था और आजीविका, औद्योगिकरण 1850 से 1950 तक। ब्रिटेन और भारत में औद्योगिकरण, है ना, ब्रिटेन और भारत में औद्योगिकरण। औद्योगिक उत्पादन एवं कुटीर उद्योगों के बीच संबंध। मजदूरों की आजीविका ब्रिटेन और भारत के संदर्भ में होगा। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले ब्रिटेन और भारत के मजदूरों का जीवन स्तर के बारे में। फिर उसके बाद है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। फिर उसके बाद व्यापार और भूमंडलीकरण। 9वीं तथा प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार और एकीकरण। 2 महायुद्धों के दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था। 1950 ईस्वी के दशक के बाद परिवर्तन। फिर उसके बाद प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। 19वीं सदी के भारत में प्रेस का विकास, प्रिंट, संस्कृति, आम बहस और राजनीतिक संबंध। इसके बाद है स्थिति एवं विस्तार। विश्व मानचित्र में भारत की स्थिति, भारत का भौगोलिक विस्तार। यहाँ से भूगोल का प्रारंभ हो गया स्थिति एवं विस्तार में। विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति, भारत का भौगोलिक विस्तार, यानी कि विश्व के मानचित्र पर भारत की क्या स्थिति है ना। तो यानी कि भारत की स्थिति क्या है विश्व मानचित्र में, तो यह पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध का है, देखा जाए तो यह उत्तरी गोलार्ध का भी है ना। और एशिया के संदर्भ में देखा जाए तो यह दक्षिण मध्य की स्थिति रखता है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है, अब विश्व के संदर्भ में इसका क्षेत्रफल कितना है और कितना प्रतिशत है ना, ये सब इसके बारे में पढ़ना है। फिर साथ ही साथ भारत का क्षेत्रफल, भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार के बारे में भी पढ़ना होगा। अब फिर भारत का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार का मतलब यह हो गया कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो गया, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितना हो गया, है ना। इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार क्या है, मानक समय क्या है, कुल कितने राज्य हैं, ये सभी के बारे में। फिर उसके बाद क्या है अपवाह स्वरूप। अपवाह तंत्र, नदियाँ, जलाशय, मानव सभ्यता की जीवन रेखा के रूप में नदियाँ, है ना। तो मानव सभ्यता की जीवन रेखा के रूप में नदियाँ, तो जो नदियाँ होती हैं वो मानव की सभ्यता का जो है कि एक अहम कारक भी होती हैं, है ना। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु नदी के तट पर इस सभ्यता का विकास हुआ था। तो जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई थी कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के तट पर ही हुआ था, विश्व में जितनी भी सभ्यताएं थी। अब उसके बाद है नदियों का संरक्षण एवं प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, मानव जीवन पर प्रभाव। फिर उसके बाद है देखिए भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो भारतीय जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, तो प्राकृतिक कारक होगा और मानवीय कारक। अब उसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, वनस्पतियों के प्रकार, महत्व, वितरण, वनों में निवास करने वाले जीव जंतुओं की उपयोगिता, महत्व, वनस्पति एवं जीव जंतुओं का संरक्षण। फिर उसके बाद जनसंख्या, जनसंख्या का आधार, घनत्व, वितरण, जनसंख्या परिवर्तन को निर्धारित एवं प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि, प्रव्रजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव। फिर उसके बाद भारत के पड़ोसी देश, स्थिति एवं विस्तार। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं इनके बारे में बताना है, फिर उनकी स्थिति क्या है, उनका विस्तार क्या है, संक्षिप्त परिचय। और संक्षिप्त परिचय में देखिए कौन कौन से देश आ रहे हैं यहाँ पर, इन्हीं को पढ़ना है। नेपाल है, यहाँ से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं पाकिस्तान। अब उनके जलवायु की विशेषताएँ हैं, उद्योग धंधे एवं खनिज है, उद्योग धंधों का अर्थव्यवस्था का
प्रभाव पढ़ना है। फिर मानचित्र अध्ययन है, मानचित्र अध्ययन में मापक, इसकी परिभाषा पढ़ना है, इसकी उपयोगिता पढ़ना है। फिर मापक प्रदर्शन की विधियां हैं, सरल तथा तुलनात्मक मापक। फिर क्षेत्रीय अध्ययन में भूमिगत जल स्तर में गिरावट, कारण एवं उपाय, भूमि उपयोग के स्वरूप में परिवर्तन, प्रदूषण, प्रकार, कारण एवं बचाव। अब इसके बाद संसाधन, संसाधन का महत्व, संसाधन का महत्व, प्रकार, संसाधन नियोजन, संसाधनों का महत्व, सतत विकास की अवधारणा, प्राकृतिक संसाधन, भूमि संसाधन, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार एवं वितरण, भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप, भूक्षरण और भू संरक्षण। और उसके बाद है कृषि संसाधन, रोजगार, उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, वैश्वीकरण एवं कृषि पर इसका प्रभाव, पशुपालन और मत्स्य पालन। फिर उसके बाद है जल संसाधन, जल के स्रोत, वितरण, जल संसाधन का उपयोग, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल संकट, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनर्चक्रण, सोन परियोजना का अध्ययन। उसके बाद है खनिज संसाधन, खनिजों के प्रकार, वितरण, खनिजों का आर्थिक महत्व एवं खनिजों का संरक्षण। फिर उसके बाद है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, प्रकार, वितरण, वन संपदा तथा वन्य जीवों का ह्रास एवं संरक्षण, वन्य जीव एवं जैव विविधता की उपयोगिता। फिर उसके बाद है शक्ति संसाधन, शक्ति संसाधन के प्रकार है, परंपरागत एवं गैर परंपरागत शक्ति के साधन, वितरण, उपयोग तथा संरक्षण। तो शक्ति संसाधन के प्रकार में आपको परंपरागत एवं गैर परंपरागत शक्ति के साधन के बारे में पढ़ना है। फिर इनका वितरण, उपयोग और इसका संरक्षण बताना है ना। तो परंपरागत और गैर परंपरागत क्या होते हैं, जो परंपराओं से परंपरागत रूप से जो चली आ रही हैं वे परंपरागत हो गई, और गैर परंपरागत का मतलब कि जो परंपरागत रूप में नहीं रही। अब इसे मान लेते हैं कोयला हो गया है ना, डीजल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सभी क्या है, ये परंपरागत शक्ति के साधन है। लेकिन जो सोलर एनर्जी हो गया या सोलर सिस्टम हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, इधर आपका जो समुद्री तरंगे हैं उनसे, और भूतापी ऊर्जा हो गया, ये सभी क्या है, गैर परंपरागत हो गए। तो इन्हीं के बारे में जो है कि पढ़ना है, उनका वितरण, उपयोग और संरक्षण के बारे में। आगे देखते हैं निर्माण उद्योग, उद्योगों का वर्गीकरण, क्षेत्रीय वितरण, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण का प्रभाव, प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। फिर परिवहन, संचार और व्यापार, परिवहन के प्रकार एवं महत्व, संचार के माध्यम एवं उनका महत्व, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर परिवहन एवं संचार के साधनों का प्रभाव, जनजीवन पर प्रभाव। फिर उसके बाद बिहार, प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या, कृषि संसाधन, जल संसाधन, वन, वन्यजीव एवं संरक्षण, खनिज। फिर संसाधन, शक्ति संसाधन, उद्योग एवं परिवहन, जनसंख्या आकार, घनत्व, वितरण, नगरों का विकास। फिर समकालीन विश्व में लोकतंत्र, लोकतंत्र का व्यापक अर्थ, यानी कि यहाँ सब देखिए राजनीति विज्ञान का प्रारंभ हो गया, जो कि विश्व के संदर्भ में ही पढ़ना होगा। संविधान निर्माण, भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़नी है। लोकतंत्र में चुनावी राजनीति पढ़ना है, भारत में चुनावी प्रणाली है, भारत में चुनावी प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्र, आरक्षित और अनारक्षित दोनों। फिर मतदाता सूची, फिर ग है चुनाव अभियान, और घ है मतदान और मतगणना। फिर उसके बाद संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, संसदीय लोकतंत्र में निर्णय करने वाली संस्थाएं, जिसमें क होगा संसद, फिर दूसरा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, फिर ग होगा उच्चतम न्यायालय। तीनों संस्थाओं के अंतर संबंध में संसदीय लोकतंत्र की संस्था पढ़ना है, यानी कि संसद में ये तीनों ही होते हैं, राष्ट्रपति, संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत जिसमें आपको संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ना है। फिर उच्चतम न्यायालय के तीनों संस्थाओं के मध्य अंतर संबंधों को पढ़ना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लोकतांत्रिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अधिकारों का बढ़ता दायरा, मानवाधिकार, सूचना का अधिकार। फिर सत्ता की साझेदारी, लिंग भेद एवं सांप्रदायिक विभेदों। फिर उसके बाद सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के अर्थ
जनसंघों की भूमिका, राजनीतिक दल क्या है, भारत के प्रमुख राजनीतिक दल राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय। फिर उसके बाद है राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा का लोकतंत्र के सशक्तिकरण एवं राष्ट्रीय विकास में योगदान। फिर उसके बाद लोकतंत्र की उपलब्धियां, उत्तरदायी एवं वैध शासन, आर्थिक संवाद और विकास। फिर ग है सामाजिक विषमता और सामंजस्य, भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है, भारत में लोकतंत्र की सफलता कारक तत्व। फिर लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो ये जो आपका यस्टेट सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही बड़ा है ना। इसकी जो तैयारी होगी वो बहुत ही समय भी लगेगा इसकी तैयारी करने में, और इसके लिए आपको 2 किताबों का अध्ययन करना होगा। एक तो एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में 4 विषय होने चाहिए, फिर एससीईआरटी में 4 विषय होने चाहिए, और ये मुख्य विषय होगा। और इस मुख्य विषय से कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 100 नंबर के होंगे। और साथ ही साथ एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान से कोई भी स्टूडेंट परीक्षा दे रहा है तो उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। शर्त क्या है कि उनका बीए में या तो जियोग्राफी होना चाहिए या हिस्ट्री होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक विषय बीए में होना चाहिए। और साथ ही साथ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स, है ना, यानी कि आपका बीए में जैसे जियोग्राफी हो या हिस्ट्री हो। यदि किसी का दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों में से कोई एक है तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे मान लेते हैं कि किसी का इकोनॉमिक्स हो बीए में और पॉलिटिकल साइंस हो बीए में और एक तरफ हिंदी हो जाए बीए में, तो यहाँ पर ये शर्तों को पूरा नहीं कर पाएगा। तो इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा। तो जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों में से कोई एक बीए में होना चाहिए। तो ये आज के सेशन में हम लोग स्टेट फर्स्ट पेपर एसएसटी सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रमों पर हम लोगों ने चर्चा किया। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हाँ, इसके बाद जो है कि भूगोल का, अर्थशास्त्र का और पॉलिटिकल साइंस या राजनीति शास्त्र के पाठ्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पाठ्यक्रमों के वीडियो के बाद हम जो है कि भूगोल से संबंधित कुछ न कुछ मटेरियल प्रोवाइड भी कराते रहेंगे और उसी मटेरियल से संबंधित कुछ एमसीक्यू प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।